कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। आज कुछ नई शुरुआत, नई बातों के साथ। बहुत दिन से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं ऐसा कुछ करूं कि आपकी डिमांड पूरी हो सके। क्यों नहीं कर रहा था, कैसे नहीं हो पा रहा था, इसका केवल एक रीजन है कि जो भी करना है अच्छे से करना है। कुछ भी कभी नहीं शुरू कर देना है और बस भीड़ चल रही है तो उधर ही नहीं चल देना है। आप भी अपने जीवन में अगर इसको अपनाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। समीक्षा अधिकारी और इसी के बगल में साथ में लगा हुआ होता है सहायक समीक्षा अधिकारी। 3 साल में सहायक समीक्षा अधिकारी से समीक्षा अधिकारी बनने की ओर आप बढ़ लेते हैं। वैकेंसी साथ में आती है। अगर आपके पास ओ लेवल है या ओ लेवल के इक्विवेलेंट समकक्ष कोई डिग्री है तो आप एआरओ का फॉर्म डाल सकते हैं। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष हो गई है, अगर एज की बात करें दोनों फॉर्म के लिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज की, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, ठीक है, और फिर हम पूरी बात करेंगे एग्जाम की। अगर आपकी एज 21 है और 40 से अधिक नहीं है, जनरल कैंडिडेट के लिए जो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, बाकी जिस चीज में जितनी छूट मिलती है इसके बाद वो लगती है, चाहे वो कैटेगरी की छूट हो और चाहे आप नौकरी करते हैं तो आपको जो विस्तार मिलता है कि आप और एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा इतने वर्ष के अगर आप हैं तो इस बीच में आप इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक आपको होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी एक्सट्रीम से आपका हो सकता है। कुछ सीट्स हैं जिसमें कॉमर्स और अन्य कई चीज़ें हैं जिनमें वरीयता दी जाती है, लेकिन वो कुछ सीट्स होती हैं जिनके पास वो हैं, वो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ में नॉर्मल सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में एक है एआरओ की क्वालिफिकेशन, इसमें थोड़ा सा अंतर है इस क्वालिफिकेशन से। और ज़्यादा एक चीज़ आपको चाहिए, वो मैंने आपको बताया, ओ लेवल या इसके समतुल्य समकक्ष कोई डिप्लोमा कोर्स आपके पास हो तो आप एआरओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आरओ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, एआरओ की कम जाती है। कई बार एआरओ के लिए लोग मिल नहीं पाते हैं और सीटें वैकेंट भी चली जाती हैं। आयोग के साथ ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनको एक तरफ तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं और सीट वैकेंट चली जाती है। अब सारी बातें हमको करनी है एग्जाम पे। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का जो है वो यही है कि वैकेंसी कब आ रही है। दूसरा जो प्रश्न है, सीट्स कितनी है। सबसे ज्यादा यही प्रश्न होते हैं और इस प्रश्न से ज्यादा कोई प्रश्न नहीं होते हैं। और इस प्रश्न में जो आप लोग पूछते हैं उसमें सबसे ज्यादा यही प्रश्न है कि सीट्स कितनी आ रही हैं और वैकेंसी कितनी है, और उसके पीछे कारण क्या होता है। आपके अंदर एक ये जानने की इच्छा होती है कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, लेकिन इससे दूसरी बात ये भी है कि वो आएगा जब उसको आना है। आप उसके पीछे मत परेशान होइए, आप सिलेक्शन के पीछे परेशान होइए। तो आप कहेंगे जब सीट्स ही नहीं आएगी तो हम सेलेक्ट कैसे होंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब सीट्स आ जाएंगी, वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी आने के बाद तैयारी आप कैसे करेंगे। वैकेंसी तो आना है, कितनी आना है एग्जैक्ट आपको नहीं पता है, ना मुझे पता है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक बड़ी संख्या में ये सीट्स आने वाली है। नंबर ऑफ सीट्स का जो इस बार का होगा बड़ा हो सकता है, काफी बड़ा। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे। 10 सीट्स होंगी तब भी उतने लोग तैयारी करेंगे,
150 सीट्स होगी तब भी उतने लोग तैयारी करेंगे। तैयारी करने वालों की संख्या कम नहीं होती है। जिनकी संख्या कम होती है वो वास्तव में तैयारी करने वाले नहीं होते हैं, वो वैसे फॉर्म भरने वाले होते हैं। वो सोचते हैं इतनी कम सीट्स है तो फॉर्म ना भरो। लेकिन जो रियल में कैंडिडेट होते हैं, जिनको सिलेक्शन चाहिए, जो सेलेक्ट होते हैं, वो कम सीट रहेगी तब भी अप्लाई करेंगे और उसके बाद में एग्जाम देंगे, पास होंगे। सीट्स वैकेंसी इन दोनों में डेट का नहीं पता है कि कब आएगी, लेकिन जल्दी आना है और बड़ी संख्या में सीट्स का आना है। ये दोनों चीजें आप जान लीजिए। लेकिन ये उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि जब आ जाएगी उस दिन से आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा या उतना समय नहीं मिल पाएगा जितना इसके लिए चाहिए। ये आपके प्रश्न थे। नंबर आप सीट ज्यादा आएगी, कब आएगी अभी नहीं पता है, लेकिन जल्दी आ सकती है। एग्जाम कब होंगे उसके बाद पता चलेगा। लास्ट ईयर का लास्ट महीना इस साल का, या अगले जनवरी फरवरी में भी जा सकता है एग्जाम। लेकिन ज्यादा समय नहीं बचा है, 4-5 महीने हैं आपके पास, तो आप तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे क्या करेंगे। लेकिन हमको मुख्य रूप से बात करनी है आपके एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम का जो पैटर्न है अगर उसको आप समझ लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप करना शुरू कर देते हैं और सिलेक्शन की तरफ आपको लेके वो जाती है। चलिए एग्जाम पैटर्न पे हम बात करते हैं। ऐसे ही कलरफुल आपका एग्जाम पैटर्न है क्योंकि इसमें कई रंग हैं। जीएस के रंग सबसे अद्भुत आपको इसमें मिलेंगे। 2 स्टेप का एग्जाम है। अगर स्टेप्स की बात करें तो इसमें 2 स्टेप्स का एग्जाम है। एक है इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम, और दूसरे स्टेप में आप आएंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा मेंस का एग्जाम। कई लोग पूछते हैं इंटरव्यू इसमें होता है? इंटरव्यू नहीं होता है। अब कई लोग कहेंगे बड़ी अच्छी बात है इंटरव्यू नहीं होता है। ना ये बहुत अच्छी बात है ना ये बहुत बुरी बात है। एक स्टेप कम है इसलिए आप कह सकते हैं एग्जाम छोटा है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसमें 2 पेपर है, दोनों के बारे में डिटेल अभी हम बात करने वाले हैं। एक पेपर आपका जीएस का है और दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी का है। जिनको कोर्स के बारे में जानना है उनको थोड़ा सा ये पूरा वीडियो देख लेना चाहिए। मैं केवल कोर्स के बारे में यहां बताने नहीं आया हूं, क्योंकि मेरे पास जो क्वेरीज आ रही हैं वो केवल कोर्स के लिए आ रही हैं, लेकिन इसको आप देखें तो कुछ एग्जाम के बारे में भी समझ पाए। मैं बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, हमारी टीम का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एग्जाम के बारे में थोड़ा सा समझ लेना, एक इसका जो पैटर्न है उसके बारे में जान लेना, जिससे कि आप थोड़ी सी समझ रखें तो आपका एग्जाम अच्छा हो, आप तैयारी करें तो आप एक ट्रैक पे चले। और मेंस का एग्जाम जो है उसमें भी जो पेपर्स हैं उसमें एक तो आपका ये जीएस का पेपर सीधा चला आता है, दूसरा जो पोर्शन होता है वो सामान्य हिंदी ही होता है। और सामान्य हिंदी में यहाँ पे 2 भागों में चीजें बढ़ जाती हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव सब थोड़ा सा लिखने में ठीक है इसीलिए वैकल्पिक नहीं लिख रहा हूं। ऑब्जेक्टिव एक पेपर होता है, एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि जो आप लिखकर उत्तर देते हैं, है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और एक पेपर यहां पर आपका आ जाता है निबंध का। सबके बारे में हमको देखना है। चलिए पहले प्रीलिम्स पास करते हैं, और जब आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे तब आप मेंस की तरफ यात्रा करेंगे। इसको पास किए बिना आप मेंस की तरफ नहीं जा सकते, पहले इसको पास करिए। जीएस का जो ये पेपर है इसके बारे में बात करें, 140 इसमें क्वेश्चन और 140 नंबर के। हिंदी का जो पोर्शन है 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के, 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं, 1 मिनट। यहां पर 2-3 चीजें हैं जो आपको आपकी स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप कर ले गए तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी, और आसान नहीं बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। कट ऑफ कितना जाता है ये भी सोचना पड़ता है, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं पास करने के लिए। तैयारी ही मत करते रहिए, पास भी करिए,
तो कट ऑफ कितना जाता है ये भी हमको देखना पड़ेगा, स्ट्रेटजी इसी से बनेगी। पेपर कैसा आता है, सिलेबस देखना पड़ेगा। लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, उसके लिए आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। लेकिन इस तरीके से ये, और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस यहां पर जब आप आएंगे तो ये जीएस 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, हिंदी ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन लेकिन 60 नंबर के, डिस्क्रिप्टिव जो यहाँ पर ये हिंदी होती है ये 100 नंबर की आपकी, और जो निबंध होता है वो 120 नंबर का आपका होता है। 3 निबंध लिखने होते हैं, 40-40 नंबर के 3 निबंध, और ये पूरा पेपर 400 नंबर का हो गया। और यहां पर जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ये आपका 200 नंबर का हो गया। इतना तो दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। हिंदी होने के कारण कट ऑफ हाई जाता है। यूपीपीएससी के कोई भी एग्जाम को आप उठाएंगे और अगर वर्तमान समय की आप स्थिति देखें वर्तमान में, तो आप 60% जैसे टच करते हैं उसमें सिलेक्शन हो जाता है। निगेटिव मार्किंग सब में है, उसी के साथ इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर 60% पे आप दावा नहीं कर सकते कि आप हर हाल में सेलेक्ट हो जाएंगे, 65% तक पहुंच जाता है। नंबर ऑफ सीट ज्यादा होंगी, जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगा। पेपर सरल होगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। पेपर कठिन होगा, कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इसमें कट ऑफ हिंदी के कारण बढ़ता है। इसके लिए अब हमको चलना पड़ेगा हमारे सिलेबस पे, और सिलेबस पे जब हम चलेंगे तो हमको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये आपके सामने प्रीलिम्स का सिलेबस खुला हुआ है। प्रीलिम्स के सिलेबस में कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट तौर पर दिखाना चाहता हूं, और उसको सॉर्ट करके दिखाना चाहता हूं कि लिखा तो है इतना शॉर्ट सिलेबस, उसके बावजूद भी ये बड़ा है, और इसको कैसे आप तैयार करेंगे कि छोटा हो जाएगा। आप कहेंगे इतना छोटा तो सिलेबस है। आपको मैं बताऊं, ये द्रौपदी की साड़ी के बारे में आपने सुना है ना, निगेटिव में मत लीजिएगा, उससे भी बड़ा है, उससे भी लंबा है, खींचते चले जाइएगा और छोटा, ये खत्म नहीं होगा, निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। एक शब्द लिख दिया सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान को जब यहां से मैं अगर उठा के आपके सामने इसको सामान्य विज्ञान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि सामान्य विज्ञान केवल लिखने के बाद में कितना आपसे ये पढ़वाना चाहते हैं। मान लीजिए यहां पर लिख दिया सामान्य विज्ञान, एक उदाहरण बस देना चाहता हूं। तो सामान्य विज्ञान में ये क्या क्या आपसे अपेक्षा करेंगे, सामान्य विज्ञान लिख के ये आपसे पूछेंगे भौतिक विज्ञान। कई लोग समझ लेते हैं सामान्य विज्ञान का मतलब बस जीके है, जीके के बारे में जान लीजिए। ये आपसे यहीं पर अपेक्षा कर रहे हैं रसायन विज्ञान, ये जीके नहीं है, थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इंटर की तरह नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंटर में जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री में आए थे तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसा नहीं। और ये आपका भौतिक रसायन, और यहां पर आपका आ गया जीव विज्ञान। अब इसमें आप चैप्टर्स बांटेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, बड़ा लंबा है, कोई इतना छोटा सिलेबस नहीं है, लेकिन तरीके से पढ़ने पे छोटा हो जाता है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस सबसे ज्यादा यहां से मिलेंगे। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे कोई भी आप रख सकते हो, यहां से लगभग बराबर आते हैं दोनों से, लेकिन सबसे ज्यादा यहां, तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसको दीजिए, फिर इसको दीजिए, इसको दीजिए। और टोटल क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कितने आते हैं, तो 17-18 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न मिलने की जो प्रवृत्ति है, ये निश्चित नहीं कही जा सकती कि हर साल यही रहेगी। कई पेपर्स में आपको दिखाऊंगा आगे के सेशंस में, जिसमें आप पाएंगे कि एक बार 45 क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछ लिया गया, दूसरी बार 17-18 क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री कभी कभी 30-35 आ गई, तो कभी वो 20-22 पे रुक गई। एक कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, आयोग चेंज करता रहता है। आयोग स्मार्ट है, और स्टूडेंट्स को भी उससे ज्यादा स्मार्ट इस रूप में होना चाहिए कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। आयोग जितना चेंज करे उससे ज्यादा आप अपने को चेंज कर लीजिए, आप डायनेमिक अप्रोच रखिए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा, सिक्योर हो पाएगा कि हम हर हाल में मेंस देंगे, नहीं तो समस्या होगी। तो ऐसे ये तोड़ देते हैं, ऐसे इन्होंने बहुत सारा जो सिलेबस ये दे रखा है, ये सब ऐसे ही है। भारत का इतिहास इन्होंने लिख दिया, अब इतिहास को आप तोड़ेंगे तो आप इसको प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, आधुनिक भारत का, स्वतंत्रता संघर्ष फिर इन्होंने और दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी आपको पढ़ना है।
एक शब्द में कहें तो ये इतिहास का सिलेबस हो गया। भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति एक में दिया है, तो राज्यतंत्र यानी कि ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो पोर्शन है वो हो गया, और साथ में यहां पर जो दूसरी और ये अर्थव्यवस्था दिया है, ये अपना अलग सिलेबस है। संस्कृति जो यहां पर पूछी जा रही है, ये आप इसको हिस्ट्री में साथ में कनेक्ट करके पढ़ेंगे, छोटा करना पड़ेगा ना। ऐसे पूरा सिलेबस है, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, इस तरीके से ये पूरा दिया है। मैथ्स, रीजनिंग भी इसमें है, यूपी स्पेशल भी इसमें है, पूरा सिलेबस इन्होंने दे दिया। करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा योगदान है, ट्रेंड एनालिसिस भी हम देख लेंगे आगामी सेशंस में कहां से कितना पूछा जाता है। करंट एक ऐसा पोर्शन है जो कोई गलत करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और उसका कारण क्या है, क्योंकि करंट ज्यादातर लोग जो जागरूक कैंडिडेट हैं वो सही करके आते हैं, तो उसकी भी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी। इस पूरे सिलेबस को देखने के बाद जो मुझे दो चार बातें समझ में आई वो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जैसे पहली बात मुझे क्या समझ में आई उसको मैं इधर नोट कर रहा हूं। इस सिलेबस को अगर आप बांटेंगे तो मुख्य तौर पर यहां पर आप जैसे सब्जेक्ट में इसको बांटे तो पहला आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण सेगमेंट आपका है। हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी को आप रख सकते हैं, आप ज्योग्राफी के बाद में पॉलिटी को रख सकते हैं। साइंस को बिल्कुल मत छोड़िए। आप करंट अफेयर को तो हर हाल में रखिए ही। कुछ फुटकर टॉपिक हैं जिसमें जनसंख्या, नगरीकरण है, पर्यावरण है। पर्यावरण को आप चाहे अलग रखिए, चाहे ज्योग्राफी में शामिल कर लीजिए, इन्वायरमेंट अलग भी आप रख सकते हैं। और साथ में आपका ये जो एक पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर का, क्योंकि ये आपको सेलेक्ट कराने में बहुत मदद करता है। और एक और इसमें रखिए जो है अदर्स का, अदर्स या मिसलेनियस आप कर दीजिए, जिसमें कई चीजें आपकी पूछी जाती हैं। तैयारी करने का तरीका जब तक आप नहीं सीखेंगे, एक स्ट्रेटजी बना के आप नहीं चलेंगे, तो थोड़ी सी समस्या आपको होगी, और वो समस्या आपको एग्जाम पास करने में कठिनाई उत्पन्न कराएगी। हिस्ट्री से जहां तक पूछने की बात है, क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि 140 क्वेश्चन में जो प्रीलिम्स है, 140 क्वेश्चन में यहां पर आप 25 क्वेश्चन का लेके चल सकते हैं, 25 और 22-25 यहां भी 24 आप रख सकते हैं। पॉलिटी में आप 15 के एवरेज में रख सकते हैं, साइंस को 20 के एवरेज में रख सकते हैं, इन्वायरमेंट को 8-10 के एवरेज में रख सकते हैं, करंट अफेयर को 22 से 25 के एवरेज में रख सकते हैं, और मिसलेनियस को लगभग 15 के एवरेज में रख सकते हैं। एक पोर्शन यहां पर और बचा, और वो है आपका मैथ्स, जो बेसिक मैथ पूछी जाती है, और साथ में रीजनिंग। इन दोनों से पहले 15 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ 2021 का, उसमें इसका रेशियो काफी कम मिला, 12 ही क्वेश्चन दिए गए थे, 10-12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। आधे क्वेश्चन सरल होते हैं, आधे क्वेश्चन कठिन होते हैं, आधे कोई भी कर सकता है, लेकिन आधे के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। 25, 25, 50 और 15 ये आप रखिए, एक कम हो 64 हो गया, 20 84, 84 और 8 ये 92, 92 और 22 114 और 15 129, 30 क्वेश्चन ये हो गए। बाकी अभी यूपी स्पेशल आपका बचा है, और यूपी स्पेशल के साथ साथ में जो मिसलेनियस टॉपिक है उसमें तो चीजें हैं, यूपी स्पेशल के साथ साथ में कुछ चीजें और बची हुई हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, कुछ कभी कभी आपसे सोशल इश्यूज पे कुछ थ्योरी पूछ ली जाती है, कुछ सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको लेके चलना है। इससे भी आप मान के चल सकते हैं यूपी स्पेशल से 12 से 15 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पूछा जाता है मोटे तौर पर क्वेश्चन पेपर कहां से कितना। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि किसी भी पोर्शन पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर साल उतना पूछा जाएगा। तैयारी का जो तरीका होता है वो जैसे डायनेमिक अप्रोच है आयोग का, वैसे आपको करना पड़ता है। तरीका ये होगा कि आप इनमें से कोई 4 छांटिए, करंट अफेयर को छोड़ दीजिएगा। करंट अफेयर पे मैं पहले ही कब्जा किए ले रहा हूं, करंट अफेयर को आप छोड़ दीजिए और कोई 4 यहां पे छांटिए, करंट अफेयर को छोड़ के।
करंट अफेयर को मैंने घेर दिया। 4 छांटिए, जैसे मान लीजिए आपकी हिस्ट्री ठीक है तो आपने एक हिस्ट्री ले लिया, आपकी पॉलिटी ठीक है, आपका साइंस ठीक है और आपने इन्वायरमेंट कर लिया। ज्योग्राफी किसी की वीक है तो उसने छोड़ दिया, किसी की ज्योग्राफी ठीक है, हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री छोड़ दिया, दूसरा ले लिया। यूपी मैथ रीजनिंग ये भी आपके हैं, कम से कम 4। मैथ्स रीजनिंग को भी छोड़ दीजिए, उसके अलावा इसमें 4, करंट और मैथ रीजनिंग को छोड़ दीजिए। यूपी को बहुत ज्यादा उसमें मत रखिए, यूपी में कभी कभी कम सवाल भी आते हैं। अब 4 छांटा आपने तो हिस्ट्री 25, पॉलिटी 15, 40, साइंस आपने ले लिया 40, 20, 60 और इन्वायरमेंट का ले लिया 68 क्वेश्चन यहां किए और उसमें से 50 आपने सही कर दिए। करंट अफेयर के 22 आए, उनमें से आपने 16 सही कर दिए। 66-67 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए। और जब 66-67 क्वेश्चन पे पहुंचे और भी आपका मैथ रीजनिंग भी बचा है, यूपी भी बचा है, तो आप वहां से भी 10 सवाल दोनों में मिला के कर दिए, निगेटिव मार्किंग के साथ में निकाल के उसको, तब भी तो आप 77-78 पहुंचे, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के कगार पे पहुंच गया। ये स्ट्रेटजी यहां पर आप अपनाइए। मैथ रीजनिंग जिनकी कमजोर है घबराए ना, इधर कवर कर लें, लेकिन कटाफ को देखते हो, अभी कटाफ भी मैं आपको दिखाऊंगा आजकल कितना जा रहा है और क्यों जा रहा है, इसके बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि हिंदी भी यहां पर है। हिंदी की एक सबसे बड़ी जो अच्छाई मैंने देखी है आरओ की हिंदी की, हर एक पोर्शन बिल्कुल निश्चित है। विलोम, वाक्यों, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, पर्यायवाची शब्द, और यहां पर ये तद्भव तत्सम ये है, ठीक है। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का और हर पोर्शन से एक निश्चित क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इन 10 प्रश्नों में 5 प्रश्न बिल्कुल सरल, 2 प्रश्न थोड़े से कठिन और 30 प्रश्न महाकठिन आप कह सकते हैं होते हैं। और यहां पर स्कोर जो जीएस का है, मैंने आपको बताया कि 80 के करीब जैसे आप पहुंचे, 80 प्लस हो गए तब तो बिल्कुल पक्का हो गया, 80 के करीब जैसे पहुंचे आपने अच्छा कर लिया खुद को। लेकिन यहां पर चैलेंज ये जो 60 का है, ये 10 गुणे 6, 60 जो है, यहां पर लोग 55 तक जाते हैं। दोनों जोड़ के देखिए 135 आ रहा है, इसीलिए कभी कभी कटाप 130 पहुंच जाता है। मैं अभी कटाप भी आपको दिखाने वाला हूं। निगेटिव मार्किंग नहीं थी तब कटाप कितना जाता था और आज कितना जा रहा है, दोनों की तुलना हम करेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब इतना कटाप जा रहा है तो आपको दोनों पोर्शंस में सजग होकर चलना पड़ेगा और अच्छा स्कोर करने का हर एक संभव प्रयास करना पड़ेगा। कैसे किया जाए, कैसे ये पूरा हो, चलिए थोड़ा सा कटाफ पर हम बात करते हैं, फिर मेंस पे अभी आएंगे। 2010 से लेके 2021 तक के कटाफ की हम चर्चा यहां पर करेंगे। 2010 में निगेटिव मार्किंग नहीं था, निगेटिव मार्किंग नहीं था, ये था ही नहीं 2010 में। 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। 3 क्वेश्चन आपने राइट किए, 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए। 3 क्वेश्चन जो राइट करेंगे 3 नंबर इसका मिलेगा, जो रॉन्ग 3 क्वेश्चन करेंगे इसका 1 कटेगा, 2 आ गया आपका ये स्कोर। 1/3 का मतलब यही होता है, 3 रॉन्ग करके आपका 1 क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा या 0.33 मार्क्स कट जाएगा, जैसे भी आप इसको ले लें। निगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं थी, 148 कट ऑफ गया था। जीएस में आपने 90 कर दिया, हिंदी में आपने 55 किया, हिंदी में आपने 55 किया, दोनों को जोड़िए 145 ही हुआ। इतना स्कोर करने के बाद आप फेल थे अगर इतना किया था आपने। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2013 में भी ऐसे ही हुआ, 2014 में थोड़ा सा कम गया पेपर का नेचर, नंबर ऑफ सीट्स को देखते हुए। 17 में जब निगेटिव मार्किंग 16 का पेपर हुआ तो वो रद्द हुआ था, क्योंकि उसके पीछे था कि पेपर आउट हो गया है, सीबीआई जांच हुई, बाद में उसमें सिद्ध हुआ। तो 16 वाला बाद में फिर से हुआ, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। 17 का जब पेपर हुआ और इसमें निगेटिव मार्किंग अब आ गई थी, निगेटिव मार्किंग के साथ हुआ, तो इफेक्ट देखिए 142 भी अगर आप पिछले पेपर के आधार पे आप देखेंगे तो सीधे 20 मार्क्स ये घट गए। ये वही मार्क्स हैं जो निगेटिव मार्किंग के कारण कम हुए हैं लोगों के, क्वेश्चन गलत होने के कारण। 16 में 129 के करीब कट ऑफ गई, ऐसा अनुमान है। 2021 में भी ये अनुमान है कि 122 के आसपास गई है कट ऑफ।
हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज जो है वो ये है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आज की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चीजें ये वाली। 1 मिनट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसी से कर लेते हैं, इसको मन नहीं कर रहा है कि ये वाली इंपॉर्टेंट हो। अब यहां पर देखिए कैसे इसको पास करेंगे, जीएस और हिंदी। जीएस में आप 80 टच करिए, हिंदी में आप 50 प्लस टच करिए, हर एक कट ऑफ आपका पार हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि हिंदी में 55 करने वाले हैं, हमारे ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई बार 55 किया है, 17 में किया, 16 में किया, 16 के पहले किया, तो किया है उन्होंने। कैसे ये आएगा 80 और ये कैसे आएगा 50 से ज्यादा, इसके लिए हमने प्लानिंग की है पूरी। आप भी कर सकते हैं, आगे मैं स्ट्रेटजी वीडियो कई पहले भी डाल चुका हूं, आगे और बता दूंगा। लेकिन अगर इस यात्रा को आसान करना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ मेंस की भी बात है, तो इस यात्रा को अगर आसान करना चाहते हैं तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लगातार रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि एक बैच स्टार्ट किया जाए, समय रहते उसको स्टार्ट किया जाए और प्रीलिम्स मेंस दोनों का किया जाए। मेंस का कुछ ऐसा सीन है, यहां पर आप देखिए जीएस का मैंने आपको बताया था 120 यहां पर जो मार्क्स हैं वो जीएस के, जैसे कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है, लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा जैसा वो सीधा पेपर। फिर आपका सामान्य हिंदी आलेखन का एक पेपर होता है सब्जेक्टिव, और इसका जो पूर्णांक है वो 100 है। तो 120 ये जीएस हो गया। जो हिंदी का एक पेपर है उसका पूर्णांक 100 है, दूसरा जो पेपर है वो 60 है। जैसा प्रारंभिक परीक्षा में है वैसा ही यहाँ पर आगे वो पेपर बढ़ता है, और एक टॉपिक आपका पर्यायवाची निकाल के, सारे टॉपिक उसमें होते हैं, 5 टॉपिक से हर से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 नंबर का ये होता है। और तीसरा यहाँ पर होता है निबंध, और ये निबंध हिंदी में होता है, ये निबंध हिंदी में होता है। इस निबंध को आप अगर अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो आप नहीं लिख सकते। 120 मार्क्स का ये निबंध, 400 नंबर का ये जीएस का पेपर होता है। आरओ की तैयारी में सबसे अच्छी बात है, और ये आसानी भी होती है, कि यहाँ मेंस में भी ऑब्जेक्टिव अभी भी पूछा जाता है। जैसे पीसीएस में पहले जीएस पूछा जाता था, तो ये प्रारंभिक परीक्षा में जो आप तैयार करते हैं वही यहाँ पर आपका काम आ जाता है। और ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 2 पोर्शन, एक तो ये 120 नंबर का ये जीएस और 60 नंबर की हिंदी, ये 180 नंबर आपके प्रीलिम्स एग्जाम, पीटी जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है वहां से सीधे जो तैयारी होती है उससे आप तैयार कर सकते हैं। बाकी बचा 220 नंबर। इस 220 नंबर में जो 220 नंबर बचा है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 120 आपका ये जीएस हो गया और 60 नंबर ये हिंदी हो गई। हिंदी को भी हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, इसीलिए अंग्रेजियत नहीं गई है। 180 तो आपका पीटी जैसा हो गया। 400 में से 180 आप निकाल दीजिए तो बचा 220। तो 220 जो है इसमें 2 चीजें हैं, 100 मार्क्स की यहां पर हिंदी है, और ये जो है ये परंपरागत हिंदी है। इसमें लेटर राइटिंग है, कंप्रिहेंशन है, शब्दावलियां हैं, कंप्यूटर है, टेबुलर फॉर्म है, लेटर राइटिंग में ही वो आता है। तो ये सारी चीजें 100 नंबर की, डिटेल में हम मीन्स की जब चर्चा करेंगे अलग से तो उसमें बता देंगे। और 120 नंबर का ये निबंध, ये निबंध वाला पोर्शन 120 नंबर का, यहां पर निबंध की संख्या कितनी, 40 गुणे 3 निबंध, और 40 नंबर का एक निबंध पूछा जाता है। तो ये टोटल सिलेबस हो गया। तो यहां पर 180 नंबर तो आप पहले से 220 नंबर की आपको तैयारी करनी होती है, लेकिन पहले से का मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसमें मेंस में लेवल भी टप करते हैं, और दूसरा प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। और ये पोर्शंस अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, निबंध और हिंदी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पे टारगेट भी रखना चाहिए। इसमें कम से कम आप मान के चलिए यहाँ पर टारगेट आपका 70 होना चाहिए इस हिंदी में, और निबंध में तो लोगों को 90 तक नंबर मिले हैं, 80-85 नंबर के आसपास यहाँ टारगेट होना चाहिए।
जीएस का जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम यहां पर भी आपका 75 होना चाहिए, 75 प्लस, और हिंदी में तो टारगेट हमेशा 56 प्लस के आसपास या 100% होना चाहिए। और यही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 75, 56, 70 और 85, इसको आप जोड़ेंगे तो 85 और 5 90, 160, और ये आप जोड़ लेंगे तो 230 और 58, 286 मार्क्स के आसपास ये आया। अब चलिए हम आपको कट ऑफ दिखाते हैं कि मेंस का कट ऑफ कैसे जाता है। आइए मेंस के कट ऑफ को देखते हैं। 2010 में ये जो कट ऑफ गया वो कितना गया, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये गया 282, निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब आप कहेंगे यहां कहां निगेटिव मार्किंग आ गई? जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव के पेपर में, जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव के पेपर में जो निगेटिव मार्किंग की बात है, वो निगेटिव मार्किंग की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो वो निगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, वो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहिए था, गया भी। 2013 में 284 चला गया, पता नहीं क्या हो जाता है, ये 284 चला गया। 2014 में भी 284, ये न्यूनतम मार्क्स है, कट ऑफ न्यूनतम मार्क्स होते हैं, इससे ज्यादा भी लोगों ने पाया है। 2017 में ये 278 के आसपास गया। बाकी हर कैटेगरी की जितनी भी कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं वो जनरल ओबीसी बॉयज की कर रहा हूं। बाकी लड़कियों का कट ऑफ इससे 15-20 नंबर कम जाएगा मेंस में, और प्रीलिम्स में 10 नंबर आप घटा लीजिए। तो यहां पर देखिए 17 में जब निगेटिव मार्किंग आई तो बहुत ज्यादा यहां असर नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। 21 का भी कुछ पता ही नहीं है, चल रहा है, कॉपी चेक हो रही है। 2016 का बाद में एग्जाम हुआ है, 17 के बाद में, उसके भी मार्क्स अभी नहीं आए हैं, तो आएंगे भी तो ऐसे ही रहेंगे, लगभग ऐसे ही कट ऑफ जाएगा, कम नहीं जाएगा। इससे कुल मिला के हमको पता यह चलता है कि अगर मेंस हमको पास करना है तो हमारा 280 प्लस का टारगेट होना चाहिए, और टारगेट ही अगर आपको रखना है तो 300 का टारगेट लेके चलिए, और 300 का 400 में निकालेंगे तो देखिए ये 75% किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इतना ज्यादा कट ऑफ का जो परसेंटेज आप देखिए सेलेक्ट होने के लिए 72, 73, 75% नहीं जाता। कारण है कि यहाँ पे हिंदी और जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें लोग स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक आप समझ सकते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन कैसे कवर कर सकता है, और दूसरी चीज ये है कि कौन कैसे सेलेक्ट होता है, कितना कट ऑफ जाता है, इतनी हमने बात कर ली। अब बात आती है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने बहुत मैसेज किए हैं, तो उसमें कैसे हम लोग क्या कवर कर सकते हैं। अगर कोई मकसद आपका होता है तो उसके पीछे जुनून की आवश्यकता पड़ती है। मकसद को पूरा करने के लिए जिद की, जुनून की जरूरत पड़ती है, और जिद से ज्यादा अच्छा है जुनून। जिद कई बार हो सकता है ना पूरी हो, लेकिन जब जुनून होता है तो पूरा जरूर होता है। ऐसा ही एक जुनून, और जुनून मकसद पाने का, जुनून मकसद पाने का। और अगर ये जुनून है आप में और आप चाहते हैं कि इसमें हमारे साथ आप सहभागी बने, तो इस जुनून में मैं आपको उस हर एक स्टेप पे मदद करना चाहता हूं अपनी टीम के माध्यम से कि आपका मकसद ये वास्तव में पूरा हो जाए। अच्छा पढ़ने का जो तरीका होता है, बेस्ट बिगिन हाफ डन। अच्छा मटेरियल आप जब चुनते हैं, अच्छे तरीके से शुरुआत करते हैं, तो आधी यात्रा वहीं पर पूरी हो जाती है। अच्छे से आपको क्लासेस से इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, बहुत ज्यादा झिलाऊ क्लासेस ना हो, आपको नोट्स दे दिए जाए जो सारगर्भित हो, मोटी मोटी किताबें आपको ना पढ़नी पड़े, उसका संक्षिप्त में कुछ दे दिया जाए, टेस्ट ले लिए जाए, डाउट क्लियर कर दिए जाए, एक ग्रुप दे दिया जाए जिसमें आप लोग मिलकर तैयारी कर सकें, आपकी समस्याओं का वहां पर समाधान होता रहे, एग्जाम पैटर्न पे टेस्ट होते रहे, करंट अफेयर को कवर करके, करंट अफेयर से क्वेश्चन को डाल के
हर तरीके से आप चीज़ों को करते रहें। करंट अफेयर 2 घंटे आप रोज पढ़ते हैं और जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो 50% भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं हो सकता है कि वो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाने वाले की गलती नहीं है। सबका अपना अपना अलग अलग टारगेट है। कोई यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा है, कोई ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहा है, कोई पीएससी के लिए पढ़ा रहा है। जब आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल का आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। 2 घंटे आप दे भी रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं उस कंटेंट में कमी है। पूरा सिलेबस कवर करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन टच तो करना ही पड़ेगा। किसी की हिस्ट्री कमजोर है तो उसको ज्योग्राफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें एक गाइडेंस चाहिए, एक मदद चाहिए। क्लास से, नोट से वो पूरी होगी। आपकी पर्सनल जो समस्याएं हैं, कई बार आप नहीं पढ़ पाते हैं, चाहते हुए नहीं पढ़ पाते हैं, तो थोड़ा सा ग्रुप में है आपको मोटिवेट कर दिया जाए, मोटिवेशन भी आपको मिले। सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी चीज कोई नहीं होती है, क्योंकि हम मोटिवेट करेंगे तो 4 मिनट के बाद आप भूल जाएंगे। सेल्फ मोटिवेट हो गए तो मकसद बन जाएगा और तब जुनून जो होगा वो आपको पहुंचाएगा। आपको जो जिद होगी कि मंजिल हमको पाना है, उस मंजिल तक आपको जाना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वो पूरी होगी। तो अगर इस मकसद से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 6307281212 ये हमारा नंबर है, उस पर आपको लिख के भेजना है मकसद ROARO। आपके पास डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट वीक से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बैच स्टार्ट हो गया उसके बाद कई लोग सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। हमारी जो क्लासेज होती हैं वो हम टाइमली प्रोवाइड आपको कराते हैं, लेकिन उसमें कोई लिमिटेशन हम नहीं रखते कि कितनी बार उसको आप देख सकते हैं या बाद में देख सकते हैं या नहीं देख सकते। और डाउट सेशन हम अलग से रखते हैं, जिससे कि आपका कोई भी समस्या का समाधान हम कर सकें, पेंडिंग कुछ ना रहे। टेस्ट जब हम लेते हैं आपका, तो आप जो पढ़े हैं उसको देख पाते हैं कि तैयार भी हुआ है या नहीं हुआ है। और ग्रुप में जब दूसरे की रैंकिंग अच्छी आती है, आपसे, आपने तैयारी की और आपकी रैंक और उसकी रैंक में अंतर आ रहा है, तो ग्रुप में आपने देखा कि ग्रुप में किसी का 80% सही हो रहा है, हिस्ट्री का टेस्ट है, और आपका हो सकता है वो 60% सही हो रहा हो, तो आपने कहा कि अरे ये 20% हमको बढ़ना चाहिए। तो पूछा कैसे हो सकता है, हमने तरीका बताया, आपने उसको लागू किया, हो गई तैयारी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। किसी को अगर परफेक्ट बनना है, परफेक्ट तो वैसे तो कुछ पूरी यूनिवर्स में है ही नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मकसद अगर है तो आप जुड़िए। 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है। मैं इस पर लिखे जा रहा हूं बड़ा बड़ा, 6307281212। डिटेल लेना है तो आप इसमें लिखिए हिंदी या अंग्रेजी में मकसद। अगर अंग्रेजी में आप लिख रहे हैं तो मकसद ROARO। सोच लिया है तो पहले दिन से ही वो मकसद में तब्दील करिए। केवल ये क्यों रख रहे हैं कि बस एग्जाम दे देना है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि बस दे देंगे, पास हो जाएगा तो ठीक है, मेंस दे देंगे। अभी से मेंस, प्रीलिम्स, हर एक चीज को लेके चलिए। आप जब अच्छा करेंगे तभी ईश्वर साथ देगा। लोग कहते हैं लक साथ नहीं दे रहा है, वास्तव में लक है, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि लक थोड़ा बहुत कुछ है, लेकिन 99% तो लक नहीं है ना। 99% तो आपका हार्ड वर्क है ना। और जो हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद लक शुरू होता है, और जो आप मेहनत करते हैं वो कभी बर्बाद नहीं जाती है, कहीं ना कहीं आपके काम आती है। सिलेक्शन भी उसी का एक पार्ट है। तो पहले अपने को आप देखिए कि आपका है ये मकसद। कई लोग तो अभी कंफ्यूज होंगे कि हमारा ये है कि नहीं है, ये हम जानते ही नहीं है। तो इसके पहले सोच लीजिए कि वास्तव में ये है। अगर है तो आप हमारे साथ जुड़िए। सीरियस, सभी सीरियस कैंडिडेट का मैं स्वागत करता हूं। फीस के बारे में पूरी डिटेल उस पर मिल जाएगी। वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो आपके पास एक आइडिया है ही है। ऐसे ही हम चलेंगे, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। प्रीलिम्स और मेंस 2 भागों में इसको रखेंगे। शुरुआत प्रीलिम्स से होगी, कुछ दिन बाद मेंस की भी स्टार्टिंग।
एडमिशन अलग अलग भी आप ले सकते हैं, प्रीलिम्स में अलग, मेंस में अलग, लेकिन दोनों मतलब एग्जाम्स में अगर आप पार्टिसिपेट आपको करना ही है और दोनों में आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप चलें, तो दोनों के लिए आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा अगर दोनों ज्वाइन करते हैं। है वो बेसिकली एक ही, कहने का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं हमको प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है, मेंस पढ़ना है, तो इस लिहाज से इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फी स्ट्रक्चर भी उसका ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। मैं इंतजार उन लोगों का कर रहा हूं जिनका वास्तव में मकसद है। 6307281212 पर कॉल भी आप कर सकते हैं, वरीयता दीजिएगा व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, रिप्लाई आ जाएगा, बहुत परेशान मत होइएगा। थैंक यू।